प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और ये जो क्लास है आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 14 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था वो एक बार देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। जैसे लेक्चर नंबर 13 था, उसमें हमने आपको कॉम्पिटेंट इफेक्ट कंप्लीट करा दिया था, कॉम्पिटेंट प्रभाव, और ये भी बता दिया था कि कॉम्पिटेंट प्रभाव एक वह भौतिक घटना है जो यह सिद्ध करती है कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है उनमें तरंग के साथ साथ कण पार्टिकल के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने उस स्टडी में पढ़ा था और उसके आधार पर पूरा डेरिवेशन हमने किया। और लास्ट में जो डेरिवेशन आया था उसमें हमने देखा था किसे कॉम्पिटेंट शिफ्ट कहते हैं, कौन सी कॉम्पिटेंट तरंग दैर्घ्य कहलाती है, H0/m0c। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंट तरंग दैर्घ्य वगैरह सारी चीज़ें स्टडी की थी। तो आज अलग जो है, कल इससे पहले वीडियो लेक्चर में उसको हमने कंप्लीट कर लिया था कॉम्पिटेंट प्रभाव को। आज का जो वीडियो थोड़ा सा बता दूं, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं उनको हम देखेंगे थोड़ा सा, है ना। इनका क्या आगे यूज होगा, तो इनको आज जो है कुछ परिभाषाएं हैं उनको मैं यहाँ पे लिखूँगा, आप उसको नोट कर सकते हो, उनको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन है, जो हेडिंग है वो है कि तरंग पैकेट किसे कहते हैं, वेव पैकेट। तो वेव पैकेट या तरंग पैकेट बोल सकते हैं। ठीक है, कि वेव पैकेट किसे कहते हैं। श्रोडिंगर ने ये बताया, देखो डी ब्रॉगली ने, तो जब आप देखोगे डी ब्रॉगली रिलेशन, जो डी ब्रॉगली जो अवधारणा थी उसमें हमने ये बताया था कि प्रत्येक कण के साथ एक तरंग क्या होती है, संचरित होती है, जैसे हम द्रव्य तरंग भी कहते हैं और संचारित तरंग भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेव पैकेट जो बताया, यानी तरंग पैकेट के बारे में किसने बताया था, श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर ने क्या बताया था मैं बता दूं पहले, और फिर यहाँ पर लिख दूंगा। श्रोडिंगर ने यह बताया था कि प्रत्येक कण के साथ मान लिया कि एक तरंग संचरित होती है, लेकिन वो केवल एकल तरंग के रूप में नहीं होती, उसमें कई प्रकार की विभिन्न तरंग दैर्घ्यों, विभिन्न कलाओं और विभिन्न आयामों की तरंगों का एक समूह होता है। ठीक है, प्रत्येक कण के साथ अलग अलग आयामों, अलग अलग तरंग दैर्घ्यों और अलग अलग कलाओं की तरंगों का क्या होता है, एक समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट कहते हैं। ये बात किसने बताई थी आपको, श्रोडिंगर ने। डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि ये बता दिया था कि प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, एसोसिएट रहती है वो वेव उस पार्टिकल के साथ। ये डी ब्रॉगली कंसेप्ट था, डी ब्रॉगली अवधारणा थी। लेकिन श्रोडिंगर ने क्या बताया था कि वो जो प्रत्येक कण के साथ जो तरंग संचरित होती है वो केवल एकल रूप में नहीं होती, एक तरंग नहीं होती, वह कई तरंगों का क्या होती है, समूह होती है, और उसी समूह को हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर श्रोडिंगर के अनुसार, डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। श्रोडिंगर के अनुसार, श्रोडिंगर भी पढ़ सकते हो, श्रोडिंगर वो डिफरेंट जो है प्रोनाउंसिएशन है देख लेना। श्रोडिंगर के अनुसार प्रत्येक कण, दिखाई दे रहा है ना पूरा, हाँ ठीक, प्रत्येक कण के साथ, प्रत्येक कण के साथ संचारित, संचारित का मतलब उसके साथ चलो, प्रत्येक कण के साथ संचारित तरंग एकल रूप में न होकर, तरंग एकल रूप में न होकर, एकल रूप में न होकर विभिन्न विभिन्न तरंग दैर्घ्यों, विभिन्न डिफरेंट वेवलेंथ्स, विभिन्न तरंग दैर्घ्यों, कलाओं तथा विभिन्न विभिन्न आयामों
विभिन्न आयामों की तरंगों का के अनुसार प्रत्येक कण के साथ संचारित तरंग, जो तरंग साथ चल रही है उसके, वो तरंग एकल रूप में न होकर विभिन्न तरंग दैर्ध्यों, कलाओं तथा विभिन्न आयामों की तरंगों का एक समूह होता है। तरंगों का एक समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? वेव पैकेट कहते हैं। वेव पैकेट भी बोल सकते हो, तरंग पैकेट भी आप बोल सकते हैं इसको। वेव पैकेट दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, वेव पैकेट कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको इसमें लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी भी पूछ लेता है कि वेव पैकेट को समझाइए, वेव पैकेट किसे कहते हैं। तो श्रोडिंगर ने बताया था वेव पैकेट के बारे में, तो उसी चीज़ के बारे में जानते हैं। और उसके साथ एक डायग्राम भी आप एसोसिएट कर सकते हो उसके साथ। क्या बनाया था कि अलग अलग डिफरेंट जो है वेवलेंथ, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों, कलाओं तथा विभिन्न आयामों के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक तरंग को यहाँ से दिखा रहे हैं, दूसरी तरंग को इधर से दिखा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, और एक तरंग को ऐसे दिखा दीजिए। ओके, इसको ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे करके आप इसको बना सकते हो। तो क्या बताया था कि प्रत्येक कण के साथ जो संचारित तरंग होती है वो एकल रूप में न होकर किसके रूप में होती है? विभिन्न तरंग दैर्ध्यों, कलाओं तथा विभिन्न आयामों की तरंगों का एक समूह के रूप में होती है। ठीक है, समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वेव पैकेट। ठीक है, अब इसी के वेव पैकेट से संबंधित दो शब्दावली होती है। एक होता है आपका कलावेग, जिसको आप बोलते हो फेज वेलोसिटी। क्या होता है? कलावेग, फेज वेलोसिटी। और दूसरा होता है समूह वेग। क्या होता है? समूह वेग, इसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लेना, उसके बाद कलावेग और समूह वेग को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब उसी के अंतर्गत है कलावेग। फेज वेलोसिटी, कलावेग किसे कहते हैं? वेव पैकेट में उपस्थित जो कई प्रकार की अलग अलग तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती हैं, उसमें से कोई एक तरंग है। वेव पैकेट में उपस्थित किसी व्यक्तिगत तरंग का जो वेग होता है वो वेग उस वेव पैकेट का कलावेग कहलाता है। सिंपल है, लिख दे रहा हूँ। वेव पैकेट में उपस्थित व्यक्तिगत तरंग का वेग उस पैकेट का कलावेग कहलाता है। व्यक्तिगत तरंग का वेग उस पैकेट का कलावेग कहलाता है। इसे बीपी, पी का मतलब फेज और बी वेलोसिटी, इसे बीपी से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीपी से प्रदर्शित
किया जाता है। तो बी पी बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा वो देखेंगे। बी पी बराबर निकलता है आपका ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या होता है कोणीय वेग बोल दीजिए, चाहे कोणीय आवृत्ति बोल दीजिए, ठीक है। और के क्या होता है तरंग संचरण नियतांक। ओके, ये हो गया आपका कला वेग, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं समूह वेग क्या होता है। चलिए समूह वेग देखते हैं। ग्रुप वेलोसिटी, इसमें देखिए क्या होता है कि वेव पैकेट में उपस्थित विभिन्न तरंगदैर्घ्यों कलाओं एवं विभिन्न आयामों की तरंगों का जो औसत वेग होता है, उसमें वेव पैकेट में उपस्थित जितनी भी तरंग हैं उनका जो औसत वेग होता है वही इस वेव पैकेट का क्या कहलाता है समूह वेग कहलाता है। सिंपल है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। वेव पैकेट में उपस्थित सभी वेव पैकेट में उपस्थित सभी तरंगों, ऐसे इसको सभी से पहले आप ये लिख लीजिए, वेव पैकेट में उपस्थित विभिन्न तरंगदैर्घ्यों कलाओं तथा विभिन्न आयामों की तरंगों का औसत वेग, तरंगों का औसत वेग वेव पैकेट का समूह वेग कहलाता है। वेव पैकेट का समूह वेग कहलाता है। इसे किससे दिखाते हैं, बी जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीजी से प्रदर्शित किया जाता है। और मैं क्या रहेगा इसका, बीजी बराबर या तो डी ओमेगा अपॉन डी के या इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। इसको नोट कर लेंगे। डेफिनेशन ये आपका क्या हो गया, कला वेग हो गया। चलिए देखिए, अब आपकी हेडिंग है द्रव्य तरंगें। द्रव्य तरंगें, मैटर वेव्स, ठीक है।
मैटर द्रव्य तरंगें। द्रव्य तरंगें वही होती हैं जो डी ब्रॉगली ने बताया था कि प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, उससे संबंधित होती है या सहचारित होती है। उसी तरंग को हम क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग भी कहते हैं। तो वही परिभाषा है, रिपीट करके लिखनी है आपको। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक कण के साथ एक, डी ब्रॉगली तो एक ही बताया था ना, श्रोडिंगर ने क्लियर किया कि पूरा वेव पैकेट होता है। तो यहाँ पे द्रव्य तरंग हम बात कर रहे हैं तो उसी की डेफिनेशन को हम यहाँ लेंगे। प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे द्रव्य तरंग कहा जाता है। जिसे द्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है। अब इन द्रव्य तरंगों के कुछ गुण होते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। इन द्रव्य तरंगों के क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए जरा, पहले क्या रहा हूँ, द्रव्य तरंगों के गुण। तो द्रव्य तरंगों के निम्नलिखित गुण होते हैं। देखिए क्या होता है। पहला पॉइंट क्या होता है कि द्रव्य तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है, वही द्रव्य तरंग किससे संबंध होती है? कण से संबंधित तरंग होती है, उसी को तो बोलते हैं द्रव्य तरंग। तो द्रव्य तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कण के द्रव्यमान की कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको सिद्ध भी हम कर चुके हैं, लैम्डा बराबर h/mv। यही तो होती है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी लैम्डा, वेवलेंथ, जिसको द्रव्य तरंग क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य या सहचारी तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और ये हो गया कण का द्रव्यमान। तो कण का द्रव्यमान और जो तरंगदैर्घ्य वो कैसी होती है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वही चीज लिखनी है यहाँ पर हमें कि द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य कण के द्रव्यमान के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कण के द्रव्यमान m के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। दूसरा, द्रव्य तरंगें जो होती हैं वो आवेश रहित होती हैं। कैसी होती हैं? आवेश रहित। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य तरंगें द्वैत प्रकृति रखती हैं, ड्यूल नेचर रखती हैं, वो आपको पता है, कण का भी और तरंग का भी। दिख रहा है? ठीक। द्वैत प्रकृति रखती है। देखो इसको बिल्कुल नोट कर लो। तो देखिए एक पॉइंट और है इसमें, कर लिया ना। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ उसको।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये है 4 नंबर कौन सा था इसके बाद, इससे पहले क्या लिखा था हमने कि जो द्रव्य तरंगें होती हैं वो कैसी प्रकृति रखती हैं, ड्यूल नेचर। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें कि द्रव्य तरंगों कण का जो द्रव्यमान होता है, कण का द्रव्यमान जितना कम होगा या अधिक होगा तो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें लिखेंगे कि द्रव्य तरंगों से संबंधित कण का द्रव्यमान अधिक होने पर, कण का द्रव्यमान अधिक होने पर या वेग अधिक हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अरे ये रिलेशन तो है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। वेग अधिक होगा या द्रव्यमान अधिक होगा तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिखिए क्या वेग, देखिए कण का वेग कम होने पर, तो हटा दो, कण का वेग कम होने पर कण से संबद्ध द्रव्य तरंगदैर्घ्य आमान वेग कम होगा तो क्या हो जाएगा, अधिक, का मान अधिक होगा। जबकि वेग का मान कैसा होगा, अगर अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कण का वेग अधिक होने पर, कण का वेग अधिक होने पर तरंगदैर्घ्य कैसे हो जाएगी, कम। ये हो गए आपके द्रव्य तरंगों के गुण। क्या हो गए आपके द्रव्य तरंगों के गुण हो गए। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, इसको हटा दो। नेक्स्ट है आपका तरंग फलन, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन तरंग फलन किसे कहते हैं, श्रोडिंगर ने द्रव्य तरंगों को व्यक्त करने के लिए एक भौतिक राशि को व्यक्त किया। ठीक है, क्या था, श्रोडिंगर ने द्रव्य तरंगों को व्यक्त करने के लिए एक भौतिक राशि का प्रयोग किया जिसे तरंग फलन कहा जाता है। जिसे तरंग फलन कहा जाता है। इसे साइज से प्रदर्शित करते हैं, त्रिशूल होता है ना, उसी से इसे साइज से ये है
साई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इस तरंग फलन के क्या गुण होने चाहिए वो देख लेते हैं। ये मेन पॉइंट है। ये डेफिनेशन बहुत पूछता है कि वेव फंक्शन किसे कहते हैं, कि तरंग फलन किसे कहते हैं, इसको बताइए और इसके क्या क्या गुण होते हैं। 3 पॉइंट हैं इसके जो प्रॉपर्टीज में, सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट और कंटिन्यूस। सतत होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए और परिमित होना चाहिए। ठीक है, बाकी उस परिभाषा आप लाइन उसी हिसाब से बनाकर लिख देनी चाहिए। 3 पॉइंट बता दे रहा हूँ अभी। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, पूरा देखा है कि तरंग फलन किसे कहते हैं। श्रोडिंगर ने बताया कि द्रव्य तरंगों को व्यक्त करने के लिए एक भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, तरंग फलन कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, साई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि तरंग फलन के गुण। चलो यहाँ लिख देता हूँ। तरंग फलन के गुण, तो निम्नलिखित गुण होने चाहिए। निम्नलिखित गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, एकल मानी। तरंग फलन सतत होना चाहिए, सतत, कंटिन्यूअस। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, सतत। ये हो गया। नेक्स्ट क्या रहता है, तरंग फलन परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तरंग फलन कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं क्या है इसमें। ये मेन तीनों पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, लेकिन ये मेन है इसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, तरंग फलन का जो आंशिक अवकलज होते हैं वो भी क्या होते हैं, सतत होने चाहिए, सतत होते हैं। इनके आंशिक अवकलज भी सतत होते हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। अब इसी के साथ साथ इनकी हेडिंग होती है, तो पहले इसे नोट करो। ठीक है, इससे आगे जो है 1-2 पॉइंट है कि इसमें तरंग फलन में प्रायिकता क्या होती है, तरंग फलन का आयाम क्या होता है, तरंग फलन की प्रायिकता क्या होती है। ये जो पॉइंट है वो हम इसके बाद जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें बता देंगे। और कुछ 2 मेन कंडीशन होती हैं, जिसको एक बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और एक होती है ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो उन कंडीशन की क्या मतलब इक्वेशन के तरंग फलन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो तरंग फलन जो है वो प्रासामान्यीकृत है या नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को फॉलो करता है, या नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, या ऑर्थोगोनल फंक्शन है वो। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि क्या कंडीशन उसके लिए होती है। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर लेंगे साइड से, और ये सारी नोट्स बनाते रहिए आप। और ये थ्योरी वाला पार्ट था, तो इसको आप सारी परिभाषाएं उसी क्या बोलते हैं उसको नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।